हेलो नमस्कार दोस्तों, राम स्टूडियो IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। सबसे पहले तो दशहरा की आपको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा क्यों मनाया जाता है, एक मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज हिंदू पर्व है दशहरा। क्यों मनाया जाता है दशहरा? असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। देख लो, रावण जितना ज्ञानी और रावण जितना धनी कोई नहीं था, लेकिन रावण को क्या ले डूबा? उसका अहंकार। कि क्या सोचता था रावण कि मेरा जितना ज्ञानी और मेरा जितना भक्ति। रावण ने शिवजी महाराज की बहुत भक्ति की थी, उसको उस पर भी विश्वास था, लेकिन उसको उस विश्वास ने भी उसके ऊपर एक ही कमी थी। सब कुछ था उसके पास, धन भी था, ज्ञान भी था, ताकत भी थी, लेकिन उसके पास अहंकार था। तो अहंकार ही उसको क्या कर ले डूबा। तो इंसान को इससे एक सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने ज्ञान पर, अपने धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि असत्य पर सत्य की विजय हो जाती है। और रावण क्या है, जब अहम रहेगा तो चरित्र भी नहीं रहेगा, चरित्रहीन रहेगा। रावण का आपको पता ही है चरित्र कैसा था, चरित्र भी खराब था। यह एक दो कमी ही इंसान को पूरी जिंदगी, पूरी कैरियर खराब कर देती है ना। तो एक बार फिर से आपको दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपन क्या पढ़ रहे थे? कल अपन ने चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी से शुरुआत की थी। कल क्या क्या पढ़ा, एक मिनट पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में पर सबसे पहले कल तो पढ़ा था कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव, निर्जीव। उसके बाद में सजीव निर्जीव के बारे में पढ़ा था कि समपोषी, विषमपोषी किसे कहते हैं। समपोषी पोषण की बात कर रहे थे। उसके बाद में समपोषी के बाद अपन ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? सजीव किसे कहेंगे? सजीव का तो पता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और निर्जीव जो अपना भोजन दूसरों से, विषमपोषी जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करे। जैसे सजीव किसे कहेंगे? जो चलना, बैठना, श्वास लेना, भोजन, पोषण इत्यादि क्रियाएं वो सब सजीव कहलाते हैं। जिनमें ये उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते वो निर्जीव कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पढ़े थे। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण क्या था? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण किन में होता है? हमेशा पेड़ पौधे में होता है, कुछ जीवों में हमेशा पेड़ पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे कहां से करते हैं? वायुमंडल से तो क्या ले रहे थे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जड़ों से क्या ले रहे थे? जड़ों से क्या ले रहे थे? जल, CO2 प्लस H2O। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या बना रहे थे? अपना भोजन, क्या? ग्लूकोज, C6H12O6। और उत्पाद के रूप में क्या उत्सर्जित कर रहे थे? O2, क्या? ऑक्सीजन। और जल के कुछ अणु को उत्सर्जित कर रहे थे। दोबारा से सुनो, वायुमंडल से क्या ले रहे थे? CO2। और जड़ों से क्या ले रहे थे? जल। क्या बना? सूर्य की उपस्थिति में क्या बना रहे थे? भोजन, क्या? ग्लूकोज के रूप में C6H12O6। और ऑक्सीजन उत्सर्जित कर रहे थे। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं, O2 छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसके बाद में समपोषी पोषण की बात कर रहे थे। वो कंप्लीट होने के बाद अब दूसरा टॉपिक आता है विषमपोषी पोषण। तो बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अलग अलग विधियों से पोषण प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। कितने प्रकार की? विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, मर्तोपजीवी, सर्वाहारी, परजीवी, मतलब विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले करते हैं शाकाहारी। शाकाहारी क्या है? गाय, हिरण आदि सीधे ही घास एवं वनस्पति को खाते हैं। शाकाहारी श्रेणी में कौन कौन आएंगे? जो गाय, हिरण इत्यादि, ये क्या आएंगे? शाकाहारी
श्रेणी में आएंगे। सीधे ही ये किसको कहते हैं, गाय हिरण क्या कहते हैं, घास और वनस्पति दोनों को खाते हैं। ये क्या हो गए, शाकाहारी। बात करते हैं मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं, जो मांस खाए। मांस कौन कौन खाता है, शेर, बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, मांसाहारी। मांसाहारी के श्रेणी में क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछाएगा, मांसाहारी श्रेणी में निम्न में से है, तो अपन ऑप्शन में आ जाएगा गाय हिरण बाघ, तो ऑप्शन में क्या करना है, आंसर बाघ। उसके बाद क्या करेंगे, मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी वो जो मर्त पदार्थों को खाते हैं। मर्त को क्या कहते हैं, फफूंद, यीस्ट, मशरूम आदि ये मर्त एवं सड़े कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। मर्तोपजीवी क्या होते हैं, मर्तपोषी, जो अपना पोषण कहां से प्राप्त करेंगे, मर्तपोषी फफूंद, यीस्ट, मशरूम आदि मर्त एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो अपने भोजन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मर्तपोषी। उसके बाद बात करते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी श्रेणी में क्या क्या आता है, जो सब कुछ खाए, मांस भी खाए और वनस्पति भी खाए, है ना, घास वनस्पति मांस, है ना, सब कुछ खाए, जो क्या इसमें आएंगे सर्वाहारी में। जैसे बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य। मनुष्य भी किसकी श्रेणी में आता है, सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। मनुष्य आजकल देख रहे हो आप, मांस भी खा रहा है, भोजन भी खा रहा है। पहले अपने पूर्वज घास भी खाते थे। तो मनुष्य किस श्रेणी में आता है, हमेशा याद रखना, सर्वाहारी श्रेणी में आता है। सर्वाहारी श्रेणी में बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि। वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं। वनस्पति उत्पादों तथा जंतुओं के जो द्वारा उत्पन्न किए हुए उत्पाद है, इन सभी को खाते हैं। बात करते हैं उसके बाद परजीवी। परजीवी यहाँ तक समझ में आया, बोलो यहाँ तक समझ में आया। हाँ। परजीवी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जिनसे वो पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना मारे, उसकी बिना मृत्यु किए ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जूं, लीच, फीताकर्मी, अमरबेल। जैसे मनुष्य पशुओं में जूं पाई जाती हैं, जो अपनी त्वचा पर लगी होती है और अपना ब्लड चूसती रहती है, उसे क्या कहते हैं, जूं। लीच, फीताकर्मी, अमरबेल। अमरबेल भी ऐसे ही है। अमरबेल पीले पीले रंग की आती है, दागीनुमा, देखी होगी कहीं झाड़ियों में ढकी होती है, जो पीले पीले ढकी रहती है। कहीं भी उसको थोड़ी सी बेल उसको लो और कहीं भी डाल दो, वो क्या है, परजीवी है, वहीं पे अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देगी। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि निम्न में से, यहाँ तक क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जाम में, ये सोचो। देखो, निम्न में से मैं पूछूं परजीवी क्या है, ऑप्शन में दूं, लीच, शेर, बाघ, यीस्ट, तो आंसर क्या होगा, लीच। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से शाकाहारी है, शेर, बाघ, यीस्ट, मनुष्य, हिरण, तो क्या आएगा आंसर में, हिरण आएगा। है यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, अगली अपनी नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। उसमें से पहला है अमीबा में पोषण। अपन समझेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा क्या है, अमीबा की संरचना कैसी है। तो अमीबा क्या है, अमीबा सबसे पहले तो सुनेंगे अमीबा कैसा जीव है। एक ही नंबर का पहले क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्ररोधों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। क्या है, अपनी कोशिका सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्ररोधों को द्वारा भोजन ग्रहण पकड़ता है। ये प्रवर्ध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं। जो ये पर्वत है, जो भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। मतलब एक जगह होकर, मतलब ये
अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो पर्वतों जैसा अंगुली के समान संरचना जैसे होता है, ये सभी एक जगह इकट्ठे होकर भोजन को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये पर्वत भोजन कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। मतलब जो पर्वत है उनमें रिक्तिका दरारनुमा संरचना बना देते हैं। इनमें भोजन कणों का पाचन होता है। उन दरार कणों में क्या होता है, भोजन के कणों का पाचन होता है तथा अवशिष्ट पदार्थ उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा की संरचना ऐसी होती है। अमीबा कैसा होता है, अमीबा ये समझो, ये अमीबा है। अमीबा की संरचना कैसी है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा से अमीबा बन जाता है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा में अंगुली नुमा संरचना होती है तथा इन पर्वतों में, पर्वत कौन से हैं ये, इन पर्वतों में रिक्तिका बन जाती है। उन रिक्तिकाओं में भोजन चला जाता है और उन रिक्तिकाओं में आसानी से भोजन जाने के बाद पकड़ बन जाती है, जिससे वो अमीबा क्या करता है कि एक कोशिकीय प्राणी है तो भोजन का पाचन कर लेता है, और जो भोजन का पाचन नहीं होता वो अपशिष्ट रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट हो, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ गया तो इसको नोट करो, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लो। जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, उनमें से पहला था अमीबा में पोषण, दूसरा है पैरामीशियम में पोषण। अमीबा में पोषण आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है और अमीबा भी एक कोशिकीय प्राणी है। बात करेंगे अपन पैरामीशियम की। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी है, इसकी कोशिका का आकार निश्चित है। और अमीबा भी एक कोशिकीय ही प्राणी है, लेकिन उसकी कोशिका का आकार निश्चित नहीं है और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम एक निश्चित स्थान से ही भोजन प्राप्त करता है और अमीबा एक निश्चित स्थान से भोजन प्राप्त नहीं करता। क्यों? अमीबा तो अंगुलीनुमा संरचना होती है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम एक निश्चित स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमाप भोजन कणों को मुख खांच तक लाने में सहायता करता है। देखो पैरामीशियम की संरचना कैसी है, यह समझा देता हूँ। पैरामीशियम ये है, पैरामीशियम ये है, फिर इसी से ये बनाया, इसी से ये बना दिया। क्या है, उसकी तो एक खांच अंगुलीनुमा संरचना है, उसमें रिक्तिका में भोजन का पाचन हो रहा था। यहाँ का इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमाप भोजन कणों को मुख खांच तक लाने में सहायता करते हैं और ये अपना भोजन कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे एग्जाम में कि बताइए एक कोशिकीय, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्न में से एक कोशिकीय प्राणी है और 4 ऑप्शन दे देगा, एक पूछ लेगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ ले किन्हीं दो एक कोशिकीय प्राणियों के नाम बताइए। किन्हीं दो एक कोशिकीय प्राणी के नाम बताइए। तो क्या क्या आएगा, अमीबा और पैरामीशियम। या क्वेश्चन ऐसे आ जाए किन्हीं एक कोशिकीय जीवों के नाम बताइए, क्या आएगा, अमीबा एवं पैरामीशियम। बात करें इसके बाद में जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। जीव आपके 10th में इतना ही दे रखा है, पैरामीशियम पोषण और अमीबा में पोषण। अब बात करते हैं मनुष्य में पोषण। अपन सिर्फ मानव है
तो मानव में ही पोषण की बात करेंगे। जीव तो धरती में बहुत है, लेकिन सभी अलग अलग प्रकार से अलग अलग अपना पोषण करते हैं। तो अपन एक ही पोषण दे रखा है आपके टेन में कि मानव में पोषण कैसे होता है। तो बात करेंगे मानव में पाचन, मानव पाचन तंत्र। मानव में पाचन करेंगे, पाचन तंत्र के बारे में समझना पड़ेगा। तो समझो, भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग या ग्रंथियां आदि सम्मिलित है। भोजन के अंतःग्रहण से लेकर और मल त्याग तक अनेक अंग एवं ग्रंथियां है। भोजन को अपन अंतःग्रहण करेंगे मुख से, फिर ग्रास नली से अंदर जाएगा, आमाशय में पचता हुआ छोटी आंत बड़ी आंत से मल त्याग में जाएगा। अनेक ग्रंथियां और अंगों का योगदान है पचाने में, यह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र किसे कहेंगे? भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक की प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। अनेक अंग एवं ग्रंथियों को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं का विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अपन भोजन को अंदर ले रहे हैं, भोजन को अंदर लेने के बाद विभिन्न एंजाइम और पदार्थों के द्वारा, विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है और भोजन को पचाया जाता है। तो बात करते हैं पाचक तंत्र में निम्न दो रचनाओं के से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र कितनी रचनाओं से मिलकर बना होता है? दो से। पहला है आहार नाल, दूसरी है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल वो है जो भोजन मतलब भोजन मुख से और अपने शरीर में पाचन की क्रियाओं तक पहुंचाते हैं, जो आहार नाल है। आहार नाल का मतलब नलिका, भोजन के मुख से और अपने पेट तक जो भोजन को लेके जाए वो कौन कौन से अंग है, भोजन मुख से अंदर तक कैसे कैसे जाता है, उन सभी की एक एक की चर्चा करेंगे। और पाचक ग्रंथियां वो है विभिन्न रासायनिक पदार्थ हो गए, एंजाइम हो गए, वो किन में पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियों में। तो सबसे पहले बात करते हैं पाचक आहार नाल। पहले बात करेंगे किसकी? आहार नाल। बोलो पाचक तंत्र क्या है? समझ में आया यहाँ तक? बोलो आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल लंबी कुंडलित एवं पेशीय रचना है। मनुष्य की आहार नाल क्या है? लंबी कुंडलित। लंबी कुंडलित कैसे? ऐसे लंबी कुंडलित पेशीय संरचना है। मतलब पेशीय किसे कहेंगे? जो मांस और पेशियों दोनों से मिलकर बनी हो, वो पेशीय संरचना है। जो मुख से लेकर गुद्दा तक जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं, वहां मुख से लेकर या मुख से लेकर गुद्दा तक कितनी फैली रहती है। और मनुष्य में आहार नाल, और जो ये आहार नाल है, इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग निम्न है। अपन बात करेंगे आहार नाल के कितने अंग हैं, कौन कौन से अंग है, पहले कौन से अंग है, फिर दूसरा कौन सा अंग है, तीसरे जिस हिसाब से भोजन जाएगा और कहाँ का पाचक ग्रंथियां काम करेंगी, कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मुख, फिर आता है गर्सनी, फिर आता है गर्सिका। पहले आता है मुख, फिर गर्सनी, फिर गर्सिका। गर्सिका के बाद में क्या आता है? आमाशय। आमाशय के बाद में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। क्या आता है? मुख, गर्सनी, पहले मुख, फिर गर्सनी, फिर गर्सिका या ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। मनुष्य के इन सभी अंगों में से सबसे बड़ा अंग बड़ी कौन सी है? छोटी आंत की लंबाई बड़ी है, बड़ी आंत की लंबाई। ये मत सोचना कि छोटी आंत छोटी होती है, बड़ी आंत बड़ी होती है, नहीं। मनुष्य में ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इनमें से भोजन का पाचन कौन से अंग में नहीं होता? और ऑप्शन ये 6 दे दिया, मान लो। वैसे तो 4 ही आते हैं, मैंने दे दिया। निम्न में से क्वेश्चन पूछता हूँ, निम्न में से भोजन का पाचन किसमें नहीं होता? बताइए। मुख में, गर्सनी में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में।
तो आप बताओ आंसर क्या होगा? निम्न में से किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता? तो इसमें ग्रसनली में क्या नहीं होता? भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसनली में भोजन का पाचन नहीं होता। तो बात करें इसमें भोजन का सर्वाधिक भोजन का पाचन कौन से अंग में होता है? तो सर्वाधिक भोजन का पाचन की बात आए तो किस में होता है? छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है, क्योंकि सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की ही होती है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। पैरामीशियम में पोषण पढ़ लिया, मानव में पाचन तंत्र किसे कहते हैं? आहारनाल। आहारनाल में कितने भागों में बटी होती है? इसके 6 पार्ट हैं, है ना। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। मुख क्या है, ग्रसनी क्या है, ग्रसनी या ग्रासनली क्या है, आमाशय क्या है, छोटी आंत क्या है, फिर बड़ी आंत क्या है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। इसको नोट करो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लो इसका। आहारनाल में सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? मुख। किस की बात करेंगे? मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, ग्रासनली। ग्रसिका को क्या कहते हैं? ग्रासनली, आमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी की बात करेंगे। तो अब एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं मुख की। मुख क्या है? मुख 2 गतिशील पेशीय होठों से द्वारा घिरा होता है। मुख है जो 2 गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घिरा होता है, जिन्हें ऊपरी होठ एवं निचला होठ कहते हैं। होठ जिनसे मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? पेशीय गतिशील है। बोलूंगा तो गति तो करेंगे, तो गतिशील होठों द्वारा घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऊपरी होठ एवं निचली होठ कहते हैं। मुख गुहा में खुलता है। ये मुख है जो मेरे अंदर ये आकर के दिखाऊं, ये मुख गुहा है। मुख गुहा के अंदर खुलता है। भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। जो भोजन है उसका छोटा टुकड़ा लेकर मुख गुहा के अंदर, मतलब अंदर रखा जाता है। मुख पर नहीं रखा जाता, मुख गुहा के अंदर रखा जाता है। बात करें उसके बाद होती है, मुख के बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इंपोर्टेंट लाइन है। यह भोजन को ग्रसिका से भेजने का कार्य करती है। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसका एकमात्र कार्य है आए हुए मुख गुहा के द्वारा भोजन को ग्रसिका तक पहुंचाती है। यहाँ क्वेश्चन भी आ सकता है, निम्न में से कौन से अंग में भोजन का पाचन नहीं होता? तो ग्रसनी में नहीं होता। ग्रसिका ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ग्रसिका क्या करती है? ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य कौन करती है? ग्रसिका। और अंत में आमाशय में खुलती है। इसका एक मुंह ग्रसनी तथा दूसरा मुंह आमाशय पर खुलता है। छोटी आंत फिर आता है आमाशय के बाद में आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में आमाशय का क्या कार्य है? भोजन को पचाने का। आमाशय क्या कार्य करता है? भोजन को पचाता है। फिर बात करते हैं छोटी आंत। यह इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्वेश्चन आ जाए मनुष्य के कौन से भाग में सर्वाधिक पाचन होता है? तो आंसर आएगा छोटी आंत। और सबसे कम पाचन हो, बिल्कुल न के बराबर कौन से भाग में पाचन होता है? तो कौन सा आएगा? ग्रसनी है। इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। एवं और ये क्वेश्चन पूछ ले, पाचन एवं अवशोषण दोनों छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। मानव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण। बड़ी आंत का क्या कार्य है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करता है।
खनिज एवं लवणों का पाचन कौन सी आंत करती है? बड़ी आंत। और जो अपचित जो भोजन नहीं पचा है उसको उत्सर्जित कौन सी आंत करती है? बड़ी आंत। इसकी लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई 1 से 2 मीटर लंबी होती है। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से दोबारा से समझो। आहार नाल की बात कर रहे हैं, मानव में आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। पहली बात तो आहार नाल में पहला टॉपिक है मुख। मुख, मुख क्या है? मुख 2 गतिशील होठों द्वारा बना होता है, जिसे ऊपरी होठ तथा निचली होठ कहते हैं। ये क्या करते हैं? मुख के अंदर मुख गुहा पाई जाती है। उसके बाद आता है ग्रसनी। ग्रसनी का क्या कार्य है? ग्रसनी मुख द्वारा आए हुए भोजन को ग्रसिका तक पहुंचाती है। ग्रसिका या ग्रासनली तक पहुंचाती है। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। उसके बाद आती है ग्रसिका। ग्रसिका क्या करती है? आए हुए ग्रासनली में आमाशय जोड़ने का कार्य ग्रसिका है। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। आमाशय क्या कार्य करता है? भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है? आमाशय। उसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। और क्या होता है छोटी आंत में? तथा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। तथा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, जो सर्वाधिक लंबी है। सर्वाधिक लंबी किसकी होती है? छोटी आंत की लंबाई। बड़ी आंत में क्या है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को उत्सर्जित करना। ये किसका कार्य है? बड़ी आंत का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी आंत की लंबाई 1 से 2 मीटर है लगभग लंबी। ये पूछा नहीं जाएगा। बोलो यहाँ तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट? बोलो नहीं। आगे बढ़े। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे आमाशय में भोजन का पाचन होता है, उसमें अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल की क्या भूमिका है उसको पढ़ते हैं। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा हमारे आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? पहली बात तो जठर ग्रंथियां। उनमें क्या पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा स्त्रावित होता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। क्या? जठर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में कौन सा माध्यम बनाता है? अम्लीय माध्यम बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। हमारे आमाशय में सर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये न हो तो क्या होगा? हम जब भोजन करते हैं, भोजन ऐसे खुले में रखा रहता है, अपन को दिखता नहीं, सूक्ष्मदर्शी तो है नहीं, इसे देख ले अपन तो उस पर बैठे कई जीवाणु, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों से, नग्न आंखों से दिखते नहीं, और अपन उस भोजन को खा लेते हैं। और वो अपने भोजन को कहाँ जाएगा? आमाशय में। आमाशय में जाने पर जब उसका पाचन स्टार्ट होगा तब वो नुकसान पहुंचा देगा। तो नुकसान नहीं पहुंचाए इसलिए जठर ग्रंथियों द्वारा आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित किया जाता है। जो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? हमारे भोजन में, आमाशय में भोजन को सड़ने व गलने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम बात करें मुख में क्या पाई जाती है? लार। लार में कौन कौन से एंजाइम है? बात करें लार में एक टाइलिन और लाइसोजाइम। कितने एंजाइम है? टाइलिन या लाइसोजाइम। लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन आ जाएगा टाइलिन। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई डाउट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, नोट करो इसको, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको स्क्रीनशॉट लो। हाँ, हमारे शरीर में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करने के बाद आगे बात करते हैं पाचक एंजाइमों के कार्य। किनके कार्य? पाचक एंजाइमों के। एंजाइम
कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? कार्बनिक जैव उत्प्रेरक जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? रासायनिक क्रियाओं की दर है उनको बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन को क्या करते हैं? और सरल बना देते हैं। पाचन क्रिया को क्या बना देते हैं? बिल्कुल सरल बना देते हैं। क्या? एंजाइम। कौन से एंजाइम? कार्बनिक जैव उत्प्रेरक। मुख गुहा में एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। मुख गुहा के अंदर एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। उदर मतलब यकृत में। यकृत, उदर को क्या कहते हैं? यकृत, जिगर है, जिगरा भी कहते हैं ना उदर को, यकृत को। उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। क्या इसमें बदलता है? लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में व ग्लिसरॉल में बदल देता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पाचन एंजाइम समझ में आया कि नहीं है? क्या है पाचन एंजाइम? क्या है? ये कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है जो क्या करता है? विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देता है और वह क्रिया कर पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन व वसा के पाचन को और सरल बना देता है। और क्या करता है? मुख में एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके माल्टोज में बदल देता है और उदर में लाइपेज नामक एंजाइम को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़े, आगे बात करो। यकृत में कार्य। किसके कार्य? यकृत के कार्य। यकृत, हमारे शरीर में यकृत है। यकृत का दूसरा नाम उदर। यकृत का क्या कार्य है? क्या काम करता है? सुनो। यकृत पित्त रस का स्रावण करता है जो आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या करता है यकृत? यकृत पित्त रस का स्रावण करता है। हमारे यकृत में किसका स्रावण होता है? पित्त रस का। कौन से रस का? पित्त रस का स्रावण होता है जो क्या करता है? आमाशय से आए भोजन को क्षारीय। आमाशय में भोजन कैसे रहता है? अम्लीय। कौन सा माध्यम बना रहता है आमाशय में? पीछे पढ़ाया था भी, अम्लीय माध्यम बनाता है। और जो अम्लीय माध्यम को आमाशय से आए भोजन अम्लीय आएगा तो क्या बनाएगा उसको? अम्लीय भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय। कौन सा एंजाइम बना देता है? पित्त रस से स्रावित एंजाइम। ठीक है। दूसरा कार्य, यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचयन करता है। यकृत है जो भोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करता है, भोजन का संचय करता है। किसके रूप में संचय करता है? किसके रूप में ग्रहण करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है। यकृत वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है पाचन की क्रिया, डाइजेशन की पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है। इमल्सीकरण इसी वसाई में ही सबसे ज्यादा लगता है क्योंकि सबसे अधिक समय पचने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा में से सबसे अधिक समय पचने में वसा का लगता है। वसा को पचाने में बहुत मेहनत लगती है ना। इमल्सीकरण में सहायक होता है जो भोजन को सड़ने से रोकता है। इमल्सीकरण क्या होता है कि अधिक समय में बचता है। जो हमारे शरीर में वसा है जो पचने में समय लेती है तो समय अधिक लगेगा तो भोजन सड़ने की संभावना होगी। उसको बचाने के लिए कौन क्या कार्य करता है? इमल्सीकरण में सहायक करता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब तक अपन ने क्या पढ़ा?
चैप्टर की शुरुआत में क्या क्या बताया था कि अपन किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पोषण, फिर शोषण, फिर परिवहन, फिर वर्दी, फिर उत्सर्जन, 5 टॉपिक है। उनमें से अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया? पोषण। कल हम किस टॉपिक की बात करेंगे? शोषण की। किस टॉपिक की बात करेंगे? इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं इधर देखो। पहले कौन सा था? पोषण। फिर कौन सा पढ़ रहे थे? शोषण, बताया था स्टार्टिंग में शोषण। फिर तीसरा क्या था? परिवहन। परिवहन, हमारे शरीर में परिवहन कैसे होता है। फिर था वर्दी, शरीर की वर्दी कैसे होती है। और उसके लास्ट में कौन सा बताया था? उत्सर्जन। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अपन ने पोषण के बारे में पढ़ लिया, पोषण कैसे करते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण भी पढ़ लिया, विषमपोषी पोषण भी पढ़ लिया, और मानव में पोषण भी पढ़ लिया। अपन कल बात करेंगे मानव में शोषण। कौन सा टॉपिक? सेकंड टॉपिक, मानव में शोषण। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको समझ में आया हो तो क्लास को क्या करना है? लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है, तथा इसके साथ उन सभी विद्यार्थियों तक भी पहुंचाना है जिसको इस क्लास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अब आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गई और आपको बहुत बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब तो आपको पता लग गया होगा, ये तीसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास डाल दी थी मैंने आपके सिलेबस के बारे में। ये पार्ट सेकंड है चैप्टर नंबर 6 का। ऐसे ही पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको से वादा करता हूँ, पूरा कंप्लीट सिलेबस यहीं पे करवाऊंगा। और आपको जो भी यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय कुछ भी दे सकते हैं। और आज क्लास अंत करने से पहले एक बार फिर से आपको दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।